अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत पंजाब और केपी के इलेक्शन, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म भी जारी किया गया था कि 90 रोज में आइन की रूह से इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि रिटर्निंग अफसर जो होते हैं, इलेक्शन कराने वाले जो जजिद हजरात होते हैं, वो फराहम नहीं कर सकते। और अब आज एक मीटिंग हुई है गवर्नर हाउस में, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, जिसमें ये सारे मामला जो थे तय पाने थे, और उसमें कहा गया, ये पंजाब के गवर्नर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये फैसला किया गया कि हाई कोर्ट से दोबारा रजू किया जाए और तशरीह कराई जाए इस सारे मामले की, क्योंकि गवर्नर पंजाब का ये मौक़िफ़ है। और अगले रोज मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि चूंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की, आज खुद तहलील हुई है अपने एक प्रोसेस के तहत, इसलिए मैं तारीख देने का पाबंद नहीं हूं, या मेरे पे तारीख देने का कोई कानूनी मेरा कोई ऐसा तकाजा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही गवर्नर केबीके ने भी अभी तारीख नहीं दी, वो मसला भी रिजॉल्व होने वाला है। एक खबर यह भी है कि अब इमरान खान ने बयानिए और बयानिए या बयाने वो तो शुरू हैं, उनके जारी हैं, लेकिन साथ साथ खवातीन से हलफ भी लिया जा रहा है। उस हलफ में वो मजीद और कितनी वफादारी खवातीन की हासिल करना चाहते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और काफ लीग और नून लीग, काफ लीग और पीटीआई के मर्जर की भी बात हो रही है, जिसमें दोबारा मुलाकातें हो रही हैं। काफ लीग का तो पहले ही उन्होंने भट्टा बिठा दिया, पीटीआई का भी शायद इसमें जो भी हाल होने वाला है वो भी देखेंगे। राना सनाउल्लाह का एक बयान आया और उन्होंने कहा है कि फराग गोगी जो है, उन्होंने एक तरह पॉइंट आउट किया कि ये जो लोग हैं ये भी मुजरिम हैं और इनके सबूत मौजूद हैं कि वो 12 अरब रुपया लेके बाहर भागी हुई हैं। तो इस हवाले से कानून उनको गिरफ्त में लाने में नाकाम क्यों है अब तक, इन सारे असबाब का जायजा लेंगे। और जी पाशा साहब, ये सारी सूरत हाल जो आज इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान जो बातचीत हुई है, गवर्नर पंजाब, इसमें उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा हाई कोर्ट से रजू करेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हाई कोर्ट एक तरफ कहता है हम जजेस फराहम नहीं कर सकते, रिटर्निंग अफसर, तो ये तो ऐसे ही है कि वो कहते हैं 90 रोज में कराएं, रिटर्निंग अफसर नहीं हम देंगे। ये तो कोई डाइकोटमी सी है कोई। अच्छा मियां साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है जी कि झूठ की हांडी नहीं, झूठ की देग चढ़ी हुई है। अच्छा, जिसमें पका कौन रहा है? हाँ, ये ये बात मैंने कहा आपको पकड़ दिया, ये है क्योंकि आपको पता होता है, बताते नहीं है। ये ऑटो पे लगी हुई है। अच्छा, ऑटो पे लगी। इसमें हर मकतबा फिक्र, अच्छा, हर स्टेक होल्डर अपना अपना मसाला डालेगा, अपना मसाला डालता जा रहा है। ठीक है। जैसे इस वक्त इलेक्शन करवाने और इलेक्शन की डेट देने के हवाले से जुडिशियल एक्टिविज्म हमें नजर आ रहा है कि अदालत, हाई कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है, अपना पेंट कोट कस के। तो एक इस बारे में जो लोग भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिसमें पेश जो हैं पीटीआई के लोग हैं, और पीटीआई के लोग बतौर जमात झूठ बोलने में यदे तूला रखते हैं। अच्छा, तो वो तो झूठ बोलते ही रहेंगे। यानी जैसे फ्यूचर में कभी कोई किताब लिखी जाए, वो मोरख लिखे कि फलां पार्टी का खासा ये था, तो आपके बकौल वो झूठ था। पीटीआई जो है, यानी इसका मेन खासा ये होगा, या कारनामा कि झूठ इतनी दफा बोलो और ऐसे बोलो कि वो सच लगे। लेकिन अब तो वो झूठ भी लगने लग पड़े, अब आहिस्ता आहिस्ता पहले तो सच लगता था। अच्छा, मैंने इस हवाले से जो आईनी पोजीशन है जी, जो बयान की जा रही है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है, ये बात दुरुस्त है, ये सच है। यानी आइन तो पाबंद करता है, ठीक है, लेकिन गवर्नर को कि इलेक्शन कमीशन? मैं अर्ज कर रहा हूं जी, ये बात आइन में जो बयान की जा रही है ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। अच्छा, उसमें शर्तें भी हैं, शराइत भी हैं। अच्छा, यानी ये उसका कोई जिक्र नहीं करता। अच्छा, मैंने ये बात बाकी कोई नहीं किसी, ठीक है, लेकिन ये एक बिल्कुल झूठ की हांडी पकाई जा रहे हैं कि और अंधेरे में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन के मामलात को
आइन के इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला को कंवर दिलशाद साहब एक अथॉरिटी है, इसमें कोई शक नहीं, अथॉरिटी है और मैं तमाम तबका फिक्र मानते हैं उनको। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। अच्छा, इसी मौजू पे उन्होंने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हैसियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। आपके भारत में तो है, ठीक है, बल्कि दुनिया का नजीर है ये, ठीक है। इधर भी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी अथॉरिटी है, जिसको हाई कोर्ट का सिंगल बेंच चैलेंज नहीं कर सकता। ये बड़ा अहम नुकता आपने बयान किया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो हाई कोर्ट पलट देता है इलेक्शन कमीशन को, उल्टा देता है। लगे हुए हैं ना, मतलब अपनी हांडी चढ़ाई हुई है उन्होंने। मैंने वही कहा कि झूठ की एक देग चढ़ी हुई है जिसमें इतना बड़ी अदालत आलिया जो है, देख लें आप, जिसका काम है आइन की पासदारी। अब मामलात जो हैं उनको इतना उलझा दिया गया है तो उनको सुलझाना मुश्किल हो रहा है। यानी गवर्नर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी ठीक है। अब बात तो वो कि भाई मैंने तो क्योंकि असेंबली तोड़ने पर दस्तखत नहीं किए तो मैं डेट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन जब मांगता है, मेरी 5-6 दिन पहले मुलाकात हुई है, ठीक है, हमने उनसे बात की सामने। उन्होंने कहा जी मैंने बकायदा आईनी माहिरीन बिठा के ये स्टडी करके जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि जो करवाना की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन गुजारते खुद नहता है अपने इख्तियार वो खुद तो नहीं एस्यूम कर सकता, ठीक है। अब तो लेगा ना वो आरओ जो चाहिए वो कहां से आने हैं? अदलिया ने देने हैं। वो तो अदलिया ने तो काम नहीं दे सकते। अच्छा, ये फिर अदलिया 2 ट्रैक्स पे चल रही है। मतलब यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक तरफ वो कहती है 90 दिन में कराएं, तो कहते हैं हम रिटर्निंग अफसर नहीं दे रहे। ये भी ऑन रिकॉर्ड है ये। दूसरी तरफ जो इंतजामिया ने, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए उनको मदद फराहम करनी है, वो उन्होंने भी कहा, इनकार कर दिया। वो तो तकरीबन है, ऐसे कैसी मसाइल तो है ना, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं कर सकते। अब कैसे होगा बगैर अदलिया की, बगैर इंतजामिया की मदद के इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाएगा? उसके पास तो ये मिसाइल ही नहीं है। अब मियां साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे जो स्पेशल टीवी के नाजरीन हैं और सामीन हैं उनसे एक सवाल पूछा जाए। आइन किसके लिए होता है? मुल्क और कौम के लिए। बिल्कुल। तो अगर आइन की पासदारी करते करते मुल्क के टुकड़े हो जाएं या खुदा ना खास्ता कोई मुल्क बहुत बड़ा पर अगर वो जद पहुंचे तो क्या मुल्क बचाना जरूरी है या आइन की पासदारी करना जरूरी है? मुल्क बचाना। इस वक्त जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की, बहुत खौफनाक, वो इतनी खौफनाक है कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सही है। और जो लोग तुले हुए हैं इलेक्शन पर, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अच्छा, मुल्क कैसे बचेगा पाशा जी? इलेक्शन से फौरी मुल्क कैसे बच जाएगा? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। मुझे कोई इसका बेसिकली मैथमेटिक्स का ये जो सवाल है वो नहीं आपस में जुड़ता नजर नहीं आ रहा मेरे नजदीक। मियां साहब, ये बिल्कुल बात क्लियर है कि इस वक्त मुल्क की सालमियत दांव पे लगी हुई है और मुल्क की मुआशी सालमियत भी दांव पे लगी हुई है। उसको बचाना आइन को बचाने से ज्यादा अहम है। अगर मुल्क हमारा मुआशी तौर पर वायबल ना रहा, अगर मुल्क हमारा इंतजामी तौर पे वायबल ना रहा, अगर यहां पर दहशतगर्दी की जो उभरती हुई लहर है वो टेक ओवर कर लेती है सारे सिस्टम को, आइन को लेके क्या करेंगे? ना आइन रहेगा ना मुल्क रहेगा। इसलिए ये जो रट लगाई जा रही है, इमरान खान साहब लगा रहे हैं बिलखसूस, ये ना पुख्ता करी है नहीं, इरादतन है और ये सोचे समझे स्कीम के सूबे के तहत ये इन्होंने ये रट लगाई हुई है ताकि मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। मियां साहब, मेरी जब लोगों से जो दानशूर हैं, दानिश्वर नहीं, अच्छा दानशूर, दानिश के अंधे, अच्छा, और उनकी अक्सरियत पीटीआई की हमायती है। दानशूर
ब्लाइंड ऑफ विजडम, उनके साथ जब बात होती है तो वो उनके पास जब मेरी दलील का जवाब नहीं होता, जो मैंने आपसे अभी गुफ्तगू की है, फिर कोई स्टोरी काट लेते हैं। नहीं, वो फौरन कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून दी तुसी हमायत कर रहे हो। और मैंने आपको कभी नून की हमायत करते मेरा एक जमात से ताल्लुक है जिससे मैं कभी नहीं छुपाता, और वो है पाकिस्तान। ठीक है, मेरा पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी, बिल्कुल मेरा पाकिस्तान, हमारी वफादारी पाकिस्तान, वफादारी पाकिस्तान से है। और मैं तारीख के तालिब इल्म नहीं, तारीख के माहिर के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के कीन ऑब्जर्वर के तौर पर और एक सच्चे पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन जो है जरूरी होगा, आइन कहता है जरूरी है, वो होना भी चाहिए, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। आपका मतलब है कि इस वक्त फौरी कोई ऐसा मसला नहीं है कि आज कल में कराए जाए, अगर 1 महीना 2 महीने आगे भी चले जाएं, हालात के पेश नजर हो जाते हैं तो क्या? क्योंकि मियां साहब इतलात ये हैं कि IMF ने हमें शिकंजा फिट कर दिया है और अब वो कर रहा है, वो फिट कर रहा है। तो ऐसे माहौल में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एक धोखा है। इस वक्त मईशत बचाओ, मईशत संवारो और मुल्क बचाओ की कैफियत है। तो मेरा ख्याल है हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपके साथ गुफ्तगू जो है ये जारी रहेगी, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, आप अभी झूठ की बात कर रहे थे कि झूठ की देग चढ़ी हुई है और हर बंदा अपना मसाला हिस्सा डाल रहा है उसमें, और उसका अंजाम क्या हो रहा है? अवाम के अंदर भी एक इंतशार की कैफियत है, मायूसी तो पहले ही है और हुकूमतें भी नाकाम है और मुआशी मॉडल भी किसी के पास नहीं है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ वाली बातें हो रही हैं। आप देखें मियां साहब, कंवर दिलशाद साहब ने वो बड़ी बात करके बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ये तो बात होगी तयशुदा, लिखी किताब में लिखी, ठीक है। हाउ ए सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट देयर डिसीजन, हाउ कैन डू इट? अच्छा, ये ना ये लुच फ्राई हो रहा है, अदालती तजावुज है ये, मतलब यानी देखिए मियां साहब, अख्तियार से बात है, क्योंकि अदालतों का हम इस तरह कमेंट तो नहीं कर सकते। कमेंट नहीं, मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन जेल में सवाल तो उभरता नहीं कि इस वक्त जो इफ्तराक और इंतशार की कैफियत को फैलाया जा रहा है, जिसको स्पीयर हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अच्छा, इंतशार और इफ्तराक की सियासी गदर की जो पोजीशन बढ़ाने में जो मामलात को स्पीयर हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब, और उसके साथ कुछ और, अच्छा, इफ्तराक के साथ तमतराक भी लगा तमतराक के साथ और उनकी जुबान, मैं कहता चूंकि अब सकील उर्दू शुरू है और उनकी जुबान को कोई रोकने वाला नजर हमें नहीं आ रहा। यानी वो चाहते हैं जब ये अदालतें जो इतनी बाख्तियार बनी फिरती हैं वो भी नहीं रोकती, अल्लाह वो तो कह सकती हैं, अदालत के आगे तो नहीं बोले। देखिए ना, वो अदालत की ऐसे ही फेर देते हैं, जर्नलों की ऐसे ही फेर देते बड़े हैं, मासूम बन के करते हैं, बाद में कहते हैं मैं तो, मेरा तो ये मकसद बड़े प्लानिंग के तहत और बड़ी, देखें मुझे इस बात का पता है, फिर आपको कभी बताऊंगा कि उनकी जो इंटरनल मीटिंग हो रही होती है वो कौन सी है, उनकी वो कोर कमेटी मीटिंग हो रही होती है, और उसमें अच्छा, ये कोर कमांडर्स कमेटी से तो नहीं मुतासर, कोर कमेटी में उससे मुतासर हो गई शायद, क्योंकि ये कहते रहे ना, मैं पैर की उंगली उठेगी, तो वो उस कमेटी में एक डिसीजन हो चुका होता है, तो अचानक उन्हें फोन आता है और वो उसकी उलट फैसला जो है सुना देते हैं। वो कोर कमेटी में जो डिसीजन हुआ होता है, बहस हुई होती है, वो खत्म। इस तरह के फोन तो किसी जमाने में अल्ताफ हुसैन करते थे अपने सपोर्टर्स को,
तो वो एकदम नहीं, लेकिन इनको तो ऊपर से आते होंगे ना, कहीं और से आते हैं, कहीं और से आते होंगे जो पाकिस्तान में ही जो इनके सोशल मीडिया को भी चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, इनको ट्रेंड्स देते हैं, इनको पॉलिसीज देते हैं, उनके जरिए ये ऐसा होता है। और ये मुल्क इफ्तराक और इंतशार का शिकार हो चुका है और उसमें उसको फैलाने में हमारे जो बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, नादानिस्ता तौर पे चलो मैं कह देता हूं कि हमारे जिस तरह जजेस जो लुच फ्राई कर रहे हैं, लुच डाल रहे हैं ना, ये कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जिसका दर्जा है उसको हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जो है वो हुक्म जारी फरमा रहा है। वैसे बादशाह साहब जो आपने बात एक छेड़ दी है जुडिशियल रिव्यू की, जो बात हम करते हैं, देखिए मेरा ख्याल है दुनिया के तमाम ममालिक में अवाम ही सुप्रीम होती है, कोई शक नहीं, अवाम से तो बड़ी कोई भी। हाँ ठीक, देखो ना, माजी में भी चले, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम सेनेट बैठती थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे है कि सबसे नीचे अवाम है, उसके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर और अदारा है, और सबसे नीचे पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट अवाम का जो अजीब जरूरत है। इमरान खान साहब हलफ ले रहे हैं, वो हमारी एक खवातीन से आप वही बताने लगा, वो क्या चीज है हमारे खवातीन में, तो वो पहले बड़े मकबूल है। हमारे बच्चों की खाला जो है, अच्छा, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो पीटीआई की सेंट्रल पंजाब की वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अच्छा, तो वो मुझसे शेयर करती रहती हैं अपनी चीजें, अपने कारनामे। तो आज उन्होंने मुझे भेजी है क्लिप। अच्छा, वो हलफ लेते हुए जनाब इमरान खान साहब उनसे हलफ ले रहे हैं, जिस तरह वो एडोल्फ हिटलर नहीं बल्कि वो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं बनने लगे इस तरह करके। नहीं फैसिनेट तो है वो तो उनका एक वक्त में कईयों से फैसिनेटेड, हिटलर से भी हैं, मुसोलिनी से भी है, वो मलेशिया के महातेर से भी हैं, तुर्की के उर्दवान से भी रहे हैं, यानी वो हाइब्रिड से भी बड़ा कोई निजाम अपनी शख्सियत के। इमरान खान साहब का वो रियासत मदीना का वो तो बुखार मुझे लगता है उतर गया, कुछ कम हो गया, इतने ज्यादा उनको पता लग गया कि लोगों को पता चल गया संजीदा नहीं हूं, कि मैं संजीदा नहीं हूं और मैं झूठ बोलता हूं और मैंने फ्रेब के जरिए तोशा खाना अपना जो इमदाद मिली शौकत खानम के सिलसिले में, ये तो मान भी गए हैं ना कि मैंने उसकी तो उनका $3 मिलियन का मैंने इन्वेस्टमेंट की थी है। तो यानी देखिए ना, तो इसमें कानून फिर अपना रास्ता क्यों नहीं ले रहा थे? अगर बाकी लोगों को तो मनी ट्रेल मांगते हैं, तो यहाँ वो मनी ट्रेल देते नहीं। मेरी सलाह ये है कि जितने इस तरह के केसेस हैं वो तैयार हैं। अच्छा, तैयार हैं। अच्छा, और वो उनमें से कई केसेस हैं जो ओपन एंड शट केसेस हैं, जिनमें इमरान खान साहब की नाअहली भी होगी, इमरान खान साहब को मंजर से हटाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, तौर पे फ्रीज किए गए, अभी वो फ्रीज किए गए हैं, एकदम खुलेगा वो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान 2 दिन पहले आया है कि शौकत तरीन साहब अच्छा को तो पकड़ने का मुकदमा दर्ज हो गया है, वो तो आगाज कर दिया और उसके बाद बगावत के भी हैं, बगावत का सेडिशन। और उसके बाद इमरान खान साहब की बारी है, वो बस आई की आई खड़ी है। अच्छा, वो लग रहा है मुझे, इसका मतलब वो टेस्टर भी कर रहे हैं साथ फीलर छोड़ के देखा जा रहा है। और एक इतला ये और होगा भी कुछ नहीं, अगर पकड़े भी जाएंगे क्या होगा? देखें, एक बात याद रखिए, रियासत मैं मियां साहब कहता होता हूं अपने दोस्तों को कि पाकिस्तान की तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा अवामी लीडर नहीं आया, और उनकी एक एक अदा पर जो है लोग फिदा हो जाते थे, कोड़े खाए लोग, खुद सोजियां की, बड़े बड़े मजमे किया करते थे, वो बड़े बड़े जलसे किया करते थे। तो जिस वक्त रियासत ने फैसला किया तो उन्होंने ऐसे पकड़ के जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, निकाल के उन्होंने मंजर से हटा दिया, सियासत से हटा दिया। और उसके बाद रियासत ने जब तय किया कि इनको फिजिकली एलिमिनेट करना है, और वो भी हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में जो बहुत बड़ी अवामी पजीराई रखने वाली क्यादत आई थी वो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। तो रियासत ने जब उनको हटाना था, हटा दिया। कैसे हटाया? यूं निकाल के। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और रियासत की मेमोरी में ये चीज मौजूद है कि हम अब भी उसी तरह करेंगे। और इमरान खान साहब का उनसे कंपैरिजन नहीं है। भुट्टो साहब, ये तो चेयर पिदी और वाली बात है। भुट्टो साहब एक जेन्युइनली अवामी लीडर थे, दलेर आदमी थे,
अवाम की नब्ज और पर थोड़े बेखौफ भी थे। बेखौफ भी थे। ये तो मेरा हाल बेखौफ नहीं ठीक है। बेनजीर भुट्टो साहिबा भी एक दलेर और बहादुर औरत थी, ठीक है, और उनकी भी अवामी नजरियात उनके जो भी हो, ये अलग इशू है, लेकिन और उनकी अवामी पजीराई के बारे में भी कोई दो राय नहीं है। तो इमरान खान साहब तो जाली किस्म के रहनुमा है। नहीं, आप कह रहे हैं जाली पीर कामल, वो तो ठीक है, और डरपोक आदमी है, इतने डरपोक है कि 10 महीने वो अपने घर नहीं गए बनीगाला, और इधर छुप के बैठे हुए हैं। बनीगाला में कोई बदरूंगा ना फिर रही हूँ, अब मुमकिन है उधर इसलिए डर रहे हो बदरूओं का, और उनसे वो काम तो लेते रहे हैं, तो फिर अब ये उधर छुपे हुए हैं और पब्लिक की शील्ड बनाई हुई है, ह्यूमन शील्ड बना के बैठे हुए हैं। बदरू यहाँ भी आ सकती है, वो तो शील्ड के अंदर से आ जाएगी। बदरू ने जब तय कर लिया, और वो तो रियासत से भी वो बदरू जो है वो मूंछों वाली है। अच्छा, उसके नीचे वजारत भी है पूरी दाखिला की, पूरी मशीनरी है वो, मतलब मूंछों वाली रूह है। साढ़े बोले नानो गाले बदरू, अच्छा आपने मुझे बदरू इनके लिए बदरू है, इनके लिए वो, यानी इनके असाब पर सवार है वो, सही बात, मूंछों वाला। अच्छा, वो हलफ में हुआ क्या? हलफ में क्या खवातीन ने, यानी कि हम आपके वफादार हैं, वही जैसे जो अच्छा डिक्टेटर जो होते हैं, जैसे जियाउल्लाह का रेफरेंडम था। नहीं, जियाउल हक का रेफरेंडम तो बिल्कुल और चीज थी, डिफरेंट, वो तो एक सियासी मूव थी। ठीक है, जियाउल हक का जो रेफरेंडम, ये एक इनफरादी मूव है, ये एक इनफरादी मूव है, ये अपनी जात के साथ जुड़ी हुई है कि हम इमरान खान के वफादार की। वो जो जियाउल हक साहब का रेफरेंडम था, वो तो उन्होंने लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए किया था, जबकि ये जो इस तरह के वो ले रहे हैं, ये अपनी जात की बढ़ोतरी के लिए और अपने खौफ पर काबू पाने के लिए, और उनको यकीन नहीं है। तो आपके नोटिस में आया कि कितनी को खवातीन ने लिया ये हल? नहीं, वो तो ओहदेदार थी, 30-35 औरतें थी, वो मतलब मास लेवल पे नहीं था। अच्छा, वो ओहदेदार खवातीन थी, ठीक है, जो उनकी ओहदेदार खवातीन है, वो मैं आपको क्लिप भेजूंगा। लेकिन अगर रियासत उनके खिलाफ हो गई तो हलफ समेत ही नस जान के सर। अच्छा, वो मैं ये तो आप समझते हैं ना। वैसे मैं ये समझता हूं कि कई लोग पीटीआई के जो हैं, हलफ चुक के सिर पे तोड़ लाते, खवातीन भी, मर्द भी, नौजवान भी, वो शायद खुलूस नीयत के साथ वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, कि शायद ये तब्दीली शायद ये ले अच्छा है, ठीक है। कई लोग उसमें ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि सारे नहीं, बहुत से लोग, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इमरान खान साहब ने झूठ की, मकर की, फरेब की हांडी नहीं, बड़ी सी देग चढ़ाई हुई है, और वो उसको लेकर चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वैसे उनके मकर, फरेब, झूठ, दुश्मनाम बयानिए जो है, जो बेसलेस होते थे, वो अवाम पर आश्कारा होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सहर बरकरार है इमरान खान साहब का कल्ट जो होता है। ये देखें पाशा साहब, जो ग्लैमर बॉय होते हैं, यानी प्ले बॉय या इस तरह के, वो खवातीन की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, वो लेकिन मर्द भी उनकी तरफ उतने ही अट्रैक्ट हो रहे हैं जितनी खवातीन होती हैं। ये कोई ग्लैमर कोई नहीं, हीरो के तौर पे लोग लेते हैं। इमरान खान साहब का जो ग्लैमर था, वो ये जिस ग्लैमर के साथ वो पॉलिटिक्स में आए थे, वो एक पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाने का वो एक शहर था, वो पॉजिटिव ग्लैमर, बड़ी देर रहा है, वो बड़ी देर रहा है, तो वो उस ग्लैमर के साथ एंटर हुए थे पॉलिटिक्स में, उसी को उन्होंने कैश कराया। फिर अवाम ने उनको जी भर के नोट दिए, जब उन्होंने वो शौकत खान, वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव उनका मूव था। और फिर वो जो तब्दीली का नारा लेके रियासत, वो भी बड़ा अच्छा था। अगर वो उसमें नेक नीयत होते तो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते, लेकिन उनकी नीयत भी आश्कारा हो गई और उनकी अहलियत भी आश्कारा हो गई, यानी ऐसी मायूसी, यानी आप अहलियत से तो नहीं उनकी अहलियत उनकी ज्यादा अहलिया करने की जो सलाहियत है, तो वो भी आश्कारा हो चुकी है, सलाहियत, तो वो भी उनकी आश्कारा हो गई है। तो अब उनका जो सहर है, अच्छा, वो मेरा ख्याल है डिक्लाइन की तरफ है, अब नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन वैसे एक आप देखें तारीख के, आप माशाल्लाह बड़ा मुशाहिदा आपका, कि लोग जो बड़े पॉपुलर होते हैं, वो बाज का जब गैर मकबूल होते हैं तो फिर बहुत बुरे तरीके से होते हैं। यानी लोग फिर चूंकि उनसे
तवक्कुआत बड़ी बहुत ज्यादा होती हैं, तो और जब वो तवक्कुआत टूटती हैं तो फिर वो तो बुत को लोग फिर ऐसे पाश पाश कर देते हैं। आप देख लीजिए कि जो इस तरह के इमरान खान साहब की तरह के जो डिक्टेटर टाइप लोग थे, अवाम ने उनका क्या हशर किया। तो मुझे लगता है कि जब पाशा साहब ये जो अब वो कह रहे हैं जी हम जम करेंगे, काफ लीग में है क्या जम होने वाला, बचा क्या है? पहली बात तो ये है मियां साहब, परवेज लाई साहब कहाँ खड़े हैं? परवेज लाई साहब, शुजात साहब हैं, वो तो असल काफ लीग तो वो है। परवेज लाई साहब काफ अच्छा हट गया, अच्छा पे रह गया यानी परवेज लीग हो गया, परवेज लीग है वो, बिल्कुल एक वन मैन शो टाइप है ये, वन या टू मैन, एक उनका बेटा साथ। बात ये है कि बुरी तरह ये एक्सपोज हो गए हैं, थोड़ी बहुत जो साख बची थी वो बिल्कुल ही गई। यानी देखें चौधरियों के बारे में, जिसमें चौधरी परवेज लाई साहब भी शामिल हैं, उनकी रवादारी, वो बड़ी अच्छाई पहचान है, पहचान थी, लेकिन पीटीआई के साथ मिलके इन्होंने जो अपनी उस रवादारी का जो हशर किया है, तो ये अगर उनके साथ चले जाते पीडीएम के साथ तो मेरा इनकी थोड़ी इज्जत थोड़ी नहीं बच जानी, पूरी इज्जत बरकरार रहती है, क्योंकि उसमें तो वादा खिलाफी भी नहीं होनी थी, नहीं होनी थी, और थोड़ा सा वो भी इनको कोई रिवार्ड करते थे। हाँ, तो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब ने तो इनको डिच किया। इमरान खान साहब ने मगर असेंबली जबरदस्ती तोड़वाई है मेरा ख्याल, टकाटोरी कर दिया ना असेंबली जो है। आपके पास क्या इतला ये नहीं तोड़ना चाहते थे, हाँ, वो नहीं तोड़ना चाहते थे, और वो इसका बिरमला इजहार भी करते रहे कि ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा, और अब असेंबली तोड़ने के बाद के हालात ने ये फैसला, ये उनकी चौधरी परवेज लाई साहब की जो साहिब राय थी उसको पर मोहरे तस्दीक शब्द कर दिया। उनकी राय तो साहिब साबित हो गई, लेकिन वो खुद साहिब साबित नहीं हो सके, और उन्होंने अपना जो इज्जत वकार का असासा जो बनाया हुआ था वो बिल्कुल तबाह हो गया। तो नाजरीन, ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा हाजिर है। अच्छा पाशा साहब, वो IMF अब तो हद तक शोर इसी का है। सही। तो पुराने जमाने में जब वो आते थे ना कोई वो लुटेरे तो वो हाथ में नेज़े पकड़े हुए, कहीं से तरबूज पकड़ लिया गए तो अब वो लोग भाग जाते थे दुकानें छोड़ के। IMF का इतना खौफ तारी कर दिया गया। हालांकि IMF एक मालियाती इदारा है, पॉलिटिकल एजेंडा में आपकी बात से 100% मुतफिक होता है, और फिर बावजूद पाकिस्तान के जो माजी की हुकूमत की हरकतें नहीं है, सिविल हरकत फोर्स की तो उसका खमियाजा तो हमने भुगतना था। देखिए, बर वक्त फैसला हो जाता अगर पीटीआई के दौर में, तो IMF के कुछ समरात अच्छे, जिसे कहते हैं, इतनी सख्ती ना होती है, इतनी सख्ती ना होती, ये भी हुआ। अब हमने वो MEFP जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड सारा फिस्कल सारा कर दिया फ्रेमवर्क का, उस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि अब हम उसको महंगाई, पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर, अच्छा इकोनॉमिक आउटलुक क्या बन, बड़ी अजीब बात इस दफा IMF ने की है जी, कि पहले तो हम वादे वईद करते थे कि हम यूं करेंगे, IMF कहता था यूं कर लो, हम कहते थे अच्छा कर लेंगे, हम मुआहदा, अब तो वो मान ही नहीं रहे। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि जो करके दिखाओ, पहले वो शर्तें उन्होंने आयद की हैं, उन्होंने कहा है कि आप पहले, और हमने कबूल की है, और उन्होंने कहा है कि इन पर अमल दरामद करके हमें दिखाएं, तो हम फिर आपके साथ फाइनल मुआहदा अभी स्टाफ लेवल होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। तो हमने जो उनसे बातचीत की है, गुफ्तो शनीद की है, उनकी जो शराइत माननी है उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसका एक मुजाहरा आपने पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों में, और दूसरा मुजाहरा गैस की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उस पर हमने देख लिया है। 170 बिलियन का टैक्स का भी गालिबन अब आने वाला है, काबीना में जाएगा,
आज ही चला जाए जी, आज चला जाएगा शायद, और वो होगा जिमनी बजट, जी जिमनी बजट की शक्ल में। तो अमलन जो है वो तकरीबन 800 अरब रुपया जो है इजाफी वो हमने इकट्ठा करना है। वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, गैस की कीमत बढ़ाकर, इजाफी टैक्स लगा के जो भी है, हमारा टोटल 800 अरब रुपया आने वाले 6 महीनों में। 6 में से 1 महीना तो गुजर गया, लेकिन अब जो टैक्स कलेक्शन का है वो रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट होगा। बिजली की कीमतें जो बढ़ेंगी वो 1 जनवरी से लागू होंगी, यानी 6 महीने, जिनमें से 1 महीना गुजर भी चुका है, लेकिन जो एप्लीकेशन होगी वो 1 जनवरी से होगी। तो 800 अरब रुपया हमने इजाफी इकट्ठा करना है, और जो टैक्स पेयर है वो नहीं चीखें मारेगा। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कुछ नहीं, चीखों का तो मामला खत्म हो गया। मतलब अब तो कोई चीखे मार मार के ना अब सर गला बैठ गया, डू और डाई वाली खत्म है। अब डू और डाई की सिचुएशन। मैं तो अब कहता हूं माफी नहीं है, माफी नहीं है अब तो, यानी देखे ना, तो फिर डबो देंगे आप। 800 रुपए किलो हो गया है चिकन जी। हमारे वो सीनियर साफी हैं एक अखबार में, वो इदारती सफर के इंचार्ज हैं जाहिद रफीक साहब, वो बेचारे बताते रहते हैं मुझे मार्केट के और मंडियों के रेट। अच्छा, तो वो तो कहते हैं जी कि अखीर हो गई है, यानी सेब के बराबर प्याज हो गया। कैसा है? और सेब और प्याज से महंगा हो गया टमाटर। दाल जो है, यानी जो आज से कुछ अरसा पहले पर केजी चिकन था, अब वो पर केजी दाल हो गई है। पहले लोग कहते थे कि यार गरीब आदमी दाल पका लेता है, अब दाल भी, अब वो दाल का भी सोच के डरता है कि मैं कैसे पकाऊंगा। और मियां साहब, आप चीखो पुकार की बात कर रहे हो ना, चीखने की भी गुंजाइश नहीं रही, और इतनी ज्यादा बोझ पड़ गया है आवाम पर कि अब वो बेचारे रो भी नहीं सकते, सकत ही नहीं रही। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा, वो क्या कि IMF हमें रुला के, तरसा के, कुछ ना कुछ दे जाएगा, नाक रगड़वा के वायदा हो जाएगा, जिसके नतीजे में और मुल्कों से हमें इमदाद, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो वादे वईद हुए हैं, वो मिल जाएंगे। तो हमारी वो जो क्लाइमेट वाले मिले थे वो भी मशरूत हैं। ये सारे फॉरेन से जितना कुछ आना है वो IMF से मशरूत है, यानी चैनल IMF है, जिसकी अंदर से गुजर के आना है। तो हालात बेहतर इस लिहाज से तो फिर ये साहिब फैसला है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और अच्छी खबर है कि मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और हमें हमारे तकलीफ के जो दिन हैं, हमारे जो ये बुरे अय्याम हैं, ये बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद पैदा हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह सियासी मंजर को गदला रहे हैं, उसमें गंद मचा रहे हैं, अगर ये गंद उसी तरह जारी रहा तो फिर हालात जो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं ये मजीद बिगड़ सकते हैं, और हम किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। ये इंटरनली देखें, जो इंटरनल स्टेबिलिटी होती है मुल्क की, मुआशरे के अंदर, उसका मेरा ख्याल है कि अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से बड़ा ताल्लुक होता है। जी बिल्कुल। और लीडर का काम है, क्योंकि लीडर को लोग एक मोल्लम की तरह, रहबर की तरह देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम यहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारी बातों से शायद मुतासर हो रहे हैं, बहुत से हमारे मुखालिफ भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं यार पाशा साहब इतने काबिल आदमी है, ये जो बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है। इसी तरह लीडर जब आगे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करता है तो वो एक तरह ट्रेंड सेट कर देता है। देखिए मियां साहब, 10 महीनों से जब से इमरान खान साहब को निकाला गया है असेंबली से, उस वक्त से ये शोले बरसा रहे हैं, और ये पाकिस्तान को अजदहा बने हुए हैं, जो आग मुंह से निकालता है, और ये पाकिस्तान को डबो देने की ख्वाहिश का उनका छुपता नहीं है।
यानी वरना तो पहले मलफूफ होके बातें होती थी ना, अब खुल के बात, खुल के कि जनाब। अच्छा, इसमें भी उन्होंने मंत्र अपना बदला। वो कहते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। कुछ चैनल्स को कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ताजा तरीन को इंटरव्यू उनका जो फॉरेन मीडिया से हुआ है कि जी अमेरिका तो उसमें था ही नहीं, मुझे हटाने सारा काम बाजवा साहब, जनरल बाजवा का था। पहले जनरल बाजवा के गुण गाते थे, अब उनके खिलाफ है। और कल को हो सकता है कोई और नया बयानिया सामने आ जाए। वैसे बराह रास्त मोदी इन्वॉल्व था। वैसे ये कह दें, वैसे ये मियां साहब के मैं तो मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब एक ऐसा फैक्टर है जिस पर थीसिस होना चाहिए। हाँ, कि ये झूठ किस तरह बोलते रहे, पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। इन्होंने सियासत में जो नए नए ट्रेंड, यू ट्रेंड्स, वी ट्रेंड्स, सही है, जो कि डबल यू ट्रेंड वी के आगे चले जाए, डबल यू। तो इस तरह के इस पर थीसिस होना चाहिए, रिसर्च पेपर लिखे जाने चाहिए। सही है। ये कैसे गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते थे और झूठ पे उन्होंने कैसे झूठ को फरोग दिया, झूठ का कल्चर। अच्छा, अब तो खैर गिट्टा जख्मी होगा मेरा ख्याल। नहीं, गिट्टा नहीं जख्मी। अच्छा, गिट्टे का जख्मी, गिट्टे का असर नहीं किया, अब भी जोड़ रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन सी हड्डी इनकी टूटी है, कौन सा जख्म है जो 3 महीने से ठीक ही नहीं हो रहा। मेरा को एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, जी, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। देखें लेजर टाइम, जो लेजर टाइम में देखें मियां साहब, बात पता है क्या होती है, लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मीडिया शुदाई हुआ है, बाहर खड़ा है। शर्म और बेशर्मी में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। अच्छा, इज्जत और बेइज्जती में भी सोच का फर्क होता है। तो अगर एक बंदा अपनी बेइज्जती को बेइज्जती समझे ही ना, या ला के छाड़ दे, जिन्हें ला देती है लाती है, तो फिर तो उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। सही बात है। तो हमारे कई सियासतदान ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल है कि जिनको लथी चढ़ी का कोई नहीं, लथी चढ़ी, मतलब मुल्क डूबता है डूब जाए। अब उनको हटाने वाले रजीम चेंज का जो शोशा छोड़ा, वो जनरल बाजवा है या अमेरिका है, ये फैसला कर रहा हूं। अच्छा, वैसे मियां साहब, ये हम इमरान खान साहब के तो लत्ते लेते रहते हैं, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत भी कोई डिलीवरी नहीं कर पाई। इनके अंदर सकत नहीं है, इनके अंदर इनका सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। यह स्ट्रगल कभी तो जाहिर लगता है कि शहबाज शरीफ कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। नहीं, आनियां जानियां तो हो रही हैं, आनियां जानियां उनकी ठीक है, लेकिन नताइज नहीं निकल रहे। उसकी वजह यह है क्या ये तो नहीं कि नताइज इतनी जल्दी निकल ही नहीं सकते थे, चाहे जो मर्जी वजह है, लेकिन दूसरा मर्जी तुरम खां बैठा हो, इतना आसान तो ये भी दूसरा आपकी बात। लेकिन एक सबसे अहम फैक्टर ये है कि 13 जमाती पीडीएम इत्तेहाद और 14वां जो पीपल पार्टी, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त ये भानुमती का कुंभा है। इसमें डिलीवर करना और मुश्किल हो जाता है। कोई एक पार्टी तो युक्सुई से कर लेती है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब नहीं है। ये हाइब्रिड निजाम का जो तजर्बा है ये बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चलें जी, इस नाकामी में से कामयाबी का पहलू निकालेंगे। पाशा साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने ये सारी बातचीत सुनी, इसमें इमरान खान के डबल यू टर्न, वी टर्न, और पाशा साहब ने बड़ी अच्छी माशाल्लाह इख्तरा की है। तो इसमें मुआशरे का जो इंतशार है वो भी हमने डिस्कस किया कि मुआशरे को स्टेबल जब तक नहीं होगा, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। IMF के शिकंजे में हम हैं, और वो, लेकिन उसके में एक पॉजिटिव, एक मुस्बत पहलू ये है कि जो IMF की तरफ से हमारा जो स्टाफ एग्रीमेंट हो जाता है या एग्जेक्टिव बोर्ड के साथ हमारे मामला तय हो जाते हैं, उसके नतीजे में दोस्त ममालिक से भी और वो जो क्लाइमेट के भी हवाले से हमें एक बड़ी खतीर रकम $10 बिलियन है जो मिलेगी, उससे मुल्क में इकोनॉमिक टर्न अराउंड आएगा। और जैसे माजी में भी कुछ हमारे यहाँ काम हुए, कारखाने लगे, बिजली के लगे, CPEC के तहत हुआ, सऊदी अरब की तरफ से भी एक हमें एश्योरेंस है कि $10 बिलियन की यहाँ पे सरमायाकारी होगी, UAE की तरफ से भी है। अगर वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और हमें ये पैसा मिल जाता है और हम नीयत के साथ उसको काम में लगा देते हैं, लोगों को, कौम को और उस सरमाए को, तो फिर मेरा ख्याल इकोनॉमिक टर्न अराउंड इतना दूर नहीं है, इतने मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मुस्तफा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।